Now today our topic is derivation of Maxwell fourth equation. Now derivation of Maxwell fourth equation. In this equations, इससे पहले आपने इक्वेशन 1, 2 और 3 और 4 डेरिवेशन करा था। वहाँ पे मैक्सवेल ने कुछ भी काम नहीं किया, केवल उन्होंने गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले इक्वेशन में अंदर, दूसरी इक्वेशन के अंदर गॉस मैग्नेटोस्टैटिक्स और थर्ड के अंदर फैराडे लॉ, उनके इक्वेशन को केवल उन्होंने लिख करके कलेक्शन करके उनको अप्लाई करा। बाकी उसने अपना खुद का कोई वर्क नहीं था। लेकिन इन फोर्थ इक्वेशन के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, एम्पियर ने काम करा था, थोड़ा उनका काम बोलता है। तो फोर्थ इक्वेशन को अपन पढ़ने से पहले देख लें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें आपको एम्पियर जो लॉ है, सर्किट लॉ, जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं उसको यूज़ करेंगे। नाउ द फोर्थ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एम्पियर सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक, ये मान लो सपोज करो ये कोई वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और अब मान लो वहाँ एक क्लोज अपन कर्व मान लेते हैं और उसके अंदर छोटा सा डायमेंशन लेते हैं dl, तो वहाँ पे आपका वो क्या होगा, सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और डॉट dl इक्वल टू म्यू डॉट आई, ये कहता है एम्पियर्स लॉ। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, h डॉट dl इक्वल टू आई, सिंस वी नो दैट b इक्वल टू म्यू डॉट h होता है। यदि म्यू को अपन इधर ट्रांसफर करते बी अपॉन म्यू डॉट हो जाएगा, तो उसकी जगह अपन h अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एम्पियर सर्किट लॉ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। नाउ वी कंसीडर हियर h वाले फॉर्म। नाउ अब करंट क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। करंट होता है आपका करंट डेंसिटी इंटू एरिया। दैट मीन्स करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो करंट क्या हो जाएगा, J इंटू एरिया। तो करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो करंट एरिया क्या हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया है जिसका, ठीक है। तो ये आपका I हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल करंट डेंसिटी डॉट ds। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, वैल्यू इक्वेशन I के अंदर पुट करो, तो वी गेट इक्वेशन 2 इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे आपका लाइन इंटीग्रल है, क्या है, लाइन इंटीग्रल, यहाँ सरफेस इंटीग्रल है। तो अपन को इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू लाइन इंटीग्रल। तो अपन क्या करा, इस लाइन इंटीग्रल को चेंज इनटू द सरफेस इंटीग्रल है, अपने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट दिस। दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और वी गेट डेल क्रॉस H इक्वल टू J वेक्टर। अब यहाँ पे ये एम्पियर का है, तो मैक्सवेल ने यहाँ क्या करा, मैक्सवेल ने कहा था कि इस इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा, ये वैलिड है नहीं है। तो उसने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन दी थी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है जो करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस हो वो इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, ये होता है।
करंट डेंसिटी के हिसाब से। तो अब अपन को चेक करना पड़ेगा कि ये जे है, इसका डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या है। तो टू चेक द वैलिडिटी यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन 4 है इसकी वैलिडिटी को अपन को चेक करना पड़ेगा। ये मैक्सवेल ने करा। तो मैक्सवेल ने क्या करा, इसको चेक कैसे करा, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के दोनों साइड में आपका डाइवर्जेंस लिया, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी मतलब डेल इन क्रॉस एच इक्वल टू डाइवर्जेंस डॉट जे। वी नो दैट, यदि अपन ये चित्र जानते हैं, किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है। कर्ल्स का मतलब क्या है, कर्ल का मतलब होता है कि कोई चीज़ राउंड है, सर्कल के अंदर घूम रही, बाहर नहीं जा रही है। और डाइवर्जेंस का मतलब है आउटपुट, बाहर निकलनी चाहिए कोई चीज़, डाइवर्स होना, बाहर निकलना। अब कर्ल के अंदर बाहर जाती नहीं है, तो इसका कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो। तो फ्रॉम वी दिस क्वांटिटी इक्वल टू जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे, जे मतलब करंट डेंसिटी क्या हो रही है, जीरो। बट फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती है। तो यहां कंट्रोवर्सी आ गई आपकी, इसका मतलब ये जो इक्वेशन 4 है वो वैलिड नहीं है। तो हाउ टू वैलिड, अब इसको वैलिड कैसे करें। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, अब एम्पियर ने खाली ये कहा कि किसी भी चीज़ के अंदर एक कंडक्टिंग करंट यानी करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैक्सवेल ने एक नया ऐड कर दिया कि मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे ऐड करा मैक्सवेल ने, नेक्स्ट, हाँ, इक्वेशन 4 इज नॉट वैलिड। फिर क्या है, टू मेक वैलिड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को वैलिड बनाना ही है, तो मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, तो यहां तो मैक्सवेल का खुद का काम है ये। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे, पहले क्या, यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं था, इसमें यहाँ करंट चल रहा है वायर के अंदर, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, ये आया आपका कंडक्शन करंट। अब यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर इंड्यूस कर दिया, रख दिया आपने, कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट तो फ्लो होगा नहीं, पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद यहाँ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस, शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। ड्यू टू दिस की वजह से क्या होगा, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, इसका मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, वो तो डेल एफ अपॉन डेल टी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे जो करंट चलेगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को कैसे लिखा 4 को, कि डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे, जे किसकी वजह से ये था, कंडक्शन करंट, ओनली कंडक्शन करंट, वी कैन से जे हियर, जे इज ए कंडक्शन करंट डेंसिटी, तो उसने एक जे डी ऐड कर दिया। अब यहाँ जे डी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या पे यहाँ जनरेट हो गया, उसने ऐड करा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये। तो टेकिंग, अब इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये वैलिड है नहीं है। तो चेक क्या करेंगे अपन, कि किसी भी जो करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन 4 में जीरो हो रहा था, इसलिए वो वैलिड नहीं थी। अब अपन क्या करते हैं, अगेन इक्वेशन 5 को चेक करते हैं। इसके लिए क्या करा, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया आपने, यहाँ लिया, तो ये क्वांटिटी जीरो, किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो, तो ये जीरो, दिस इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डी, दैट मीन्स क्या आएगा आपका, डेल डॉट जे वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जीरो नहीं होती है, वो ये भी जीरो नहीं है, तो हैंस इक्वेशन 5 इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इक्वेशन 5 वैलिड है। तो ये काम मैक्सवेल का है, उसको वैलिड करा। अब आपने क्या करा, इक्वेशन इसको लिख दिया, ये इक्वेशन 6 हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या है, आपका
जे डेल डॉट जे यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन इक्वेशन 6 के अंदर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखो। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि आपका जे का डाइवर्जेंस इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। तो ये वैल्यू पुट कर दिया आपने, माइनस दोनों तरफ से हट गया। वी नो दैट फ्रॉम द मैक्सवेल। अब यहाँ पे आपका रो को भी हटाना है। रो की जगह क्या लिख सकते हैं? तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन देखो, आपको क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इक्वल टू रो। ये फ्रॉम आपने डिस्प्लेसमेंट, ये आपका मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिया रो की वैल्यू। यहाँ रो को हटा दो विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो आपने ये लिख दिया, आपने तो इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को बाहर ले लो और डी के साथ डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपका डेल दोनों तरफ से हट गया, कॉमन है। तो जे डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? जे डी की वैल्यू आएगी डेल डी अपॉन डेल टी वेक्टर। तो ये पुट द वैल्यू ऑफ जे इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जे डी की वैल्यू रखो। तो आप इक्वेशन क्या मिली? डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर अपॉन टी। ये आपका इक्वेशन 4 प्रूव हो गया। अब यहां एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैक्सवेल ने इक्वेशन को मॉडिफाई क्या करा, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ, या कुल मिला अपन कह सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया। तो किस तरह से मॉडिफाई किया, कैसे मॉडिफाई किया, तो वो भी क्वेश्चन जनरेट हो तो आपको यही भी डेरिवेशन करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे तो डेरिवेशन यही होगा। पहले आप एम्पियर सर्किट लॉ को समझाना है, उसकी वजह से आपको लेकर आना है, फिर उसको चेक करना वैलिड है कि नहीं है। यदि वैलिड नहीं है, क्योंकि वो करंट डेंसिटी 0 आ जाएगी, उसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है वो 0 नहीं होता है। तो फिर उसको वैलिड करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को इंड्यूस करेगा। हाउ द मैक्सवेल मॉडिफाई द एम्पियर सर्किट लॉ। क्या? तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट आपको फोर्थ इक्वेशन, या ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट द मैक्सवेल इक्वेशन एंड डिराइव द मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। क्या बोलेंगे? टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ऐसे बोलेंगे तो भी आपको ये इक्वेशन को प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड को भी कर सकते हैं, फोर्थ को भी कर सकते हैं। नाउ thank you for watching this video. Any information and query, please contact me at grphysics1974@gmail.com. Naram, Assistant Professor, Department of Physics, Engineering College, Ajmer, Rajasthan.